आईना है दाग दिखा देगा, सरकार नहीं है जो छुपा देगा। नमस्कार, भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं बिहार से अलग अलग राज्यों की तरफ, खास करके बंगाल की तरफ यात्रा। क्योंकि बिहार के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं उबाल है राजनीतिक रूप से तो वो बंगाल है और बिहार का पड़ोसी राज्य भी है। बिहार और बंगाल दोनों की जो शुरुआत हुई है वो एक साथ हुई है। बिहार और बंगाल में रोटी का रिश्ता है। जब जब बिहार को जरूरत पड़ी, बंगाल ने रोटी के लिए रास्ते खोल दिए। आपको पता है कि बंगाल में बिहार के बहुत सारे लोग रोजगार के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं और यह सिलसिला लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि बिहार और बंगाल का संबंध सिर्फ रोटी से ही नहीं है, राजनीतिक संबंध भी रहे हैं। बिहार के लोग बंगाल में जमकर राजनीति करते हैं और कई ऊंचे ओहदे पर भी हैं। अब इस बार के चुनाव में, 2020 के चुनाव में बंगाल को लेकर के बहुत सारी बातें हुई थी। 2021 में चुनाव हैं बंगाल में और बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 सालों से लगातार जमकर फील्डिंग कर रही है, क्षेत्ररक्षण कर रही है और साथ ही रणनीति के साथ पूरी तरह से ममता बनर्जी की टीएमसी को पटकनी देने का हर युक्ति योजना बना रही है। इस योजना में बिहार की भूमिका क्या होगी, अगर ये आप सुनेंगे कि बिहार बंगाल का भविष्य तय करेगा तो आपको भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार राजनीतिक रूप से बहुत ही सशक्त और मजबूत राज्य है। यहाँ की राजनीति और यहाँ के लोग केंद्र से लेकर राज्य तक, भले ही आपने प्रधानमंत्री नहीं दिए हों, पर इस देश के पहले पुरुष राष्ट्रपति को इसी बिहार ने दिया था। अब आपको बताते हैं बंगाल में कैसे बिहार का प्रवेश हो गया है और बिहार कैसे बंगाल के भविष्य का पूरा खाका खींच रहा है, लिख रहा है इतिहास, और क्या कुछ होना है उसकी तह तक हम आपको लेकर के चलते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से कुछ राज्यों में, जो कि कुछ बिहार से सटे हुए थे जैसे झारखंड, और कुछ राज्य जहां बिहार से सटे हुए तो नहीं थे लेकिन वहां भी बिहार जबरदस्त प्रभाव छोड़ता है। बिहार ने जहां एक तरफ झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा दिया, हटा दिया, पदच्युत कर दिया, वहीं आपने देखा होगा किस तरह से दिल्ली में भी बिहारियों ने इस बार भी भरोसा किया आम आदमी पार्टी पर बनिस्पत भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस। बंगाल में ममता बनर्जी की दूसरी पारी है और तीसरी पारी की तैयारी में वो हैं। क्यों भड़क रही हैं ममता बनर्जी? जय श्री राम के नारे के साथ शुरुआत यहीं से करते हैं हम, कि जब भी जय श्री राम के नारे लगते हैं तो ममता बनर्जी भड़क जाती हैं। वो ममता बनर्जी जो कभी बिहार के दलों से ज्यादा मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी थी, सत्ता का सुख भोगा था और केंद्र में बड़े बड़े ओहदे प्राप्त किए थे, आज वही भारतीय जनता पार्टी से इतना क्यों भड़कती हैं? भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश बंगाल में कराने वाली ममता बनर्जी ही है, इससे इनकार आप नहीं कर सकते हैं। हम बिहार के संदर्भ की बात कर रहे थे कि बिहार कैसे बंगाल में अपना उपस्थिति दर्ज कर रहा है और बंगाल में आने वाले भविष्य की कहानी रच रहा है। तो इसके तह में आपको जाना पड़ेगा और आरजेडी से शुरुआत करते हैं। हम पहले उस जगह से शुरुआत करते हैं जो वर्तमान सरकार है और उस सरकार के समर्थन में दल खड़े हुए हैं। आरजेडी ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो ममता के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हाल में सत्ता में नहीं आने देंगे। जो कमियां कुछ रह गई हैं बिहार में, उसे बंगाल में वापस लेंगे। एक और शख्स हैं जो बिहार की कमियां बंगाल में देख रहे हैं, उनकी चर्चा भी हम करेंगे। एक और शख्स हैं जो बिहार की कमियों को बंगाल में पूरा करने का पूरा मन बना चुके हैं। एक और शख्स हैं
जो बिहार में शून्य पर आउट होने के बाद बंगाल में अपनी उपस्थिति के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं और योजनाएं भी बना चुके हैं। हमने आरजेडी की बात की थी। आरजेडी ने 2 लोगों को बंगाल के लिए अधिकृत कर दिया है, अब्दुल बारी सिद्दीकी और दूसरे हैं श्याम रजक। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताते हैं। हमने चर्चा किया था जय श्री राम के नारे से क्यों भड़कती हैं ममता बनर्जी। इसके कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है। अगर मीठा मीठा गप गप तो कड़वा कड़वा थू थू नहीं होता है, उसे भी आपको स्वीकार करना पड़ता है। जब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, केंद्र में आपने सरकार बनाया था, आप मंत्री थी, तब भारतीय जनता पार्टी आपके लिए प्रिय थी। लेकिन जब बंगाल में वही भारतीय जनता पार्टी आपके सामने खड़ी है तो आप उसे दूर करना चाहती हैं। इसका सबसे बड़ा राजनीतिक कारण है और राजनीतिक कारण यह है कि 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी ममता बनर्जी की सपोर्टर है। अगर वो जय श्री राम के नारे पर भड़केंगी नहीं तो उनका वोट बैंक खराब हो सकता है और यह वोट बैंक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप आइए इस कड़ी के दूसरे अध्याय पर कि आरजेडी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को क्यों भेजा। अब्दुल बारी सिद्दीकी को भेजने का कारण अब बताने की शायद जरूरत आपको नहीं होगी। कई दौर की बातचीत अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक से हो चुकी है। मजबूती के साथ दोनों खड़े हैं और संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि कांग्रेस और वाम दलों को एन केन प्रकारे ना या तो समझा लिया जाएगा या फ्रेंडली मैच के लिए तैयार कर लिया जाएगा। खैर ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हम एक और शख्स की बात कर रहे थे। एक और शख्स हैं जिनको इस बात का उनके दल के लोगों को, उनके पूर्व मंत्रियों को, उनके प्रत्याशियों को 2020 के चुनाव में हार का सबसे बड़ा कारण नजर आया भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, और वो भी दोहरी रणनीति। यह दोहरी रणनीति थी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गठबंधन धर्म का मित्रवत व्यवहार नहीं करने का काम किया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को झटका लगा है। 30 से भी ज्यादा सीटें वो हार गए। जो बढ़नी चाहिए थी, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी है, वो घट गई है और 30 से ज्यादा सीटों पर डैमेज करने का जो ठीकरा है वो भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ा जा रहा है। और यही कारण है कि जदयू और नीतीश कुमार पूरी तरह से बंगाल पर फोकस हैं और उन्हें अरुणाचल का बदला भी लेना है। बिहार और अरुणाचल दोनों का बदला लेने के लिए बंगाल में अपने छत्रपों को भेज दिया गया है और एक बार फिर से वो 30% वोटर जो है उसको ध्यान में रखते हुए गुलाम रसूल वलियाबी को भेजा गया है। फिर एक बार आप समझ सकते हैं कि किस तरह की रणनीति है और कैसा दोस्ताना है। बिहार में दोस्ती है, झारखंड में अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। जब ये बातें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी समझ लेती है कि कहीं ना कहीं झारखंड में नीतीश कुमार के कारण कई सीटों पर डैमेज होना पड़ा है, तो उन्हें दिल्ली में एक छोटा सा टुकड़ा दे देती है और वो संतुष्ट हो जाते हैं। बंगाल में अब आमने सामने टक्कर की बात हो रही है। जदयू के लोग तैयार नहीं हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे। यहां तक कह दिया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो ममता बनर्जी के साथ भी वो जा सकते हैं। यह बड़ी बात है। अब इन बातों को लेकर के आप क्या सोचते हैं वो तो आप लिखेंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं जदयू की इस तैयारी पर भारतीय जनता पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है। एक बार फिर से एलजेपी बिहार से लेकर के बंगाल तक अपनी मजबूत तैयारी शुरू कर चुकी है। आपको पता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चीजों को सोचती है, तथ्यों को रखती है, उसमें कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार के विरुद्ध एलजेपी को भीतर ही भीतर सही लेकिन सह मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। बिहार में पूरी तरह से रिवाइवल के दौर में है एलजेपी, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया भी है, इस पर पूरा विश्लेषण लेकर के हम आ रहे हैं कि एलजेपी कैसे अपने आप को रिवाइव करने और कैसे बदलने के दौर से गुजर रही है। इस कड़ी में हमने आपको बताया था कि पशुपति कुमार पारस, प्रिंस, चिराग पासवान और भी कई शख्स हैं, पुराने पार्टी के छत्रप हैं, सूरजभान सिंह हैं, ये सारे लोग बैठ करके फैसला करने वाले हैं कि इस बार परिवार से नहीं, परिवार वाली पार्टी का जो ठप्पा लगा है उस ठप्पा से बाहर निकलेंगे। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सारे लोगों को बदलने की कवायद और उस पर मुहर लग चुकी है। काफी लंबा चौड़ा मंथन हुआ है और नीतीश कुमार को
उन्हीं के घर में पटकनी देने के बाद बंगाल में नीतीश कुमार को कैसे रोकना है और भाजपा को फायदा पहुंचाना है, इसकी तैयारी हो चुकी है। आपको बता दें कि बिहार में बहुत जल्द नए तेवर में और नए कलेवर में आपको एलजेपी नजर आ सकती है। नए अध्यक्ष की हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया ही था, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं और उन नामों में से किसी एक नाम पर मुहर लगने वाली है। ये तो बातें हमने आपको बता दिया। अब आगे आपको हम बता रहे हैं कि इसके बाद AIMIM वो भी बिहार के कई नेताओं को बंगाल भेजने वाली है। 30% वोट जो है मेन खेला उसी का है। भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि वो अगर इस 30% वोट पर कहीं ना कहीं ममता के इस गढ़ में सेंधमारी कर दिया तो उसे बेहतर रिजल्ट परिणाम से कोई रोक नहीं सकता है और इसकी नीतियां रणनीतियां बननी शुरू हो गई है। RLSP पूरी तरह से बिहार में जो शून्य पर आउट हो गई है, एक पार्टी के रूप में, संगठन के रूप में मैं नहीं कर रहा हूं, एक पार्टी के रूप में वो अब बंगाल के लिए अपने तैयारियों को पूरा हवा दे रही है, जोर दे रही है और बिहार में बैठ करके ये पूरा का पूरा प्लानिंग बन रहा है। बिहार इस बार बंगाल का भविष्य तय करेगा, ये बात अब धीरे धीरे साफ होने लगी है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बिहार से जो सबसे करीबी हैं अमित शाह के आज के समय में, नित्यानंद राय, उन्हें पहले ही बंगाल भेज दिया गया है और बिहार से है। बेहतर जानते हैं बिहार और बंगाल के लोगों के मन मिजाज को। सचिदानंद राय बहुत पहले से वहां पहुंचे हुए हैं और ये सारे मिलकर के वहां जमकर प्लानिंग बना रहे हैं। घर घर जाने से लेकर के कई तरह की बैठकें हो रही हैं और अलग अलग लोगों को, अलग अलग कुनबे को एक साथ जोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ परिवर्तन की इस लहर पर सब योजना बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जो बात कही थी, अब उससे भी बड़ी योजना बंगाल के लिए बन चुकी है और बंगाल में सत्ता परिवर्तन की जो एक बड़ी व्यापक प्लानिंग बनाई है, उसका हिस्सा रथ यात्रा भी है, जिस पर अब तक मुहर नहीं लगी है। बंगाल सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी है, उसके बावजूद टकराव की स्थिति आ रही है और इन सब के बीच में आपको बता दें कि इस बार अगर बंगाल में सत्ता परिवर्तन होता है तो उसमें बिहार होगा, अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होता है तो उसमें भी बिहार की अहम भूमिका होने वाली है। बिहार बंगाल को फिर से एक बार अपने गिरफ्त में ले चुका है। बिहारियों की एक बड़ी भूमिका है, वहां के वोटर के रूप में भी, रणनीतिकार के रूप में तो है ही, और सबसे बड़े रणनीतिकार की बात मैं बता रहा था कि जो ममता बनर्जी के थिंक टैंक हैं, जिसने कभी भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे लेकर के केंद्र की सत्ता में स्थापित किया था, उसी भारतीय जनता पार्टी से गुस्सा होने पर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में धूल चटा दिया था। अब फिर से एक बार बंगाल में अपनी रणनीति के साथ तैयार हैं और उनकी रणनीति हो सकता है कि बिहार के कई क्षत्रपों को एक जगह लेकर के आए और इस बिहारी ने, जिसका नाम प्रशांत किशोर है, बंगाल में डबल अंक से ऊपर जाने नहीं देने का भी वादा किया है। अब यह डबल अंक कहां तक पहुंच सकता है आप समझ सकते हैं। 294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा में बिहार निर्णायक भूमिका में है। देखते रहिएगा और विचार जरूर दीजिएगा। आज का भोरे भोर यही विराम देते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी जगह पर किसी नए चिंता, विश्लेषण या सोच के साथ। जो सोच आप हमें देते हैं, हमारा आधार और बेस वही होता है। कई लोगों ने बंगाल पर हो रहे सियासत को लेकर के लिखा था। मैं सोच रहा हूं, जहां तक मेरी बुद्धि है, कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा और बिहार इस बार निश्चित रूप से ड्राइविंग सीट पर है। देखना होगा कि यह गाड़ी कहां पार्क होती है, सत्ता के गलियारे में जाती है या फिर ममता को विपक्ष में बैठाने को मजबूर करती है। अगर आप इस सच्ची पत्रकारिता और खोजी पत्रकारिता को सहयोग करना चाहते हैं तो UPI नंबर दिया हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों का जिन लोगों ने हमें सहयोग किया है। आपके सहयोग पर यह भारत लाइव का परिवार टिका हुआ है और चलता है। आपका मार्गदर्शन और सहयोग अपेक्षित है। नमस्कार।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।